स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न केमिस्ट्री साइंस कहना चाहिए, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस, जिसमें आज हम 4th टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब 4th कैरेक्टरिस्टिक दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चलिए, मीनवाइल किसी बच्चे को कोई डाउट साइंस में अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास तक जो भी पढ़ा, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो शुरू करने के लिए चेंज इन टेम्परेचर में पहले हम लोग कुछ सामान्य बातें कर लेते हैं, ठीक है? फिर बनाते जाएंगे, नोट्स लिखवाता जाऊंगा मैं आपको। कभी आपने सामान्य रूप से कोई घर में काम ऐसा किया हो जिसमें आपको लगता है कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है एंड देयर इज चेंज इन टेम्परेचर? क्या ऐसा कभी कुछ हुआ? ये मत कहना कि सर चाय बनाता हूँ तो पानी उबलता है। अरे उसमें आपने फिजिकली उसको गर्म किया है विदाउट यू गेटिंग इनटू हीट। आपने किसी प्रकार की हीट नहीं दी, बट यू फील दैट देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्या ऐसा कभी घर में कोई एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, हुआ तो नहीं है, बट मेरे को पता है। अच्छा, हुआ नहीं है पर पता है। क्या पता है बताइए? पानी डालते पहले बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कि अगर कच्चा चूना है और चूने में अगर आपने पानी डाल दिया तो चूना जो है वो इतना गर्म होता है कि ऐसा लगेगा पानी उबल रहा है, खौलेगा प्रॉपरली, इतना गर्म होता है। यस, और उसको कहते हैं चूने को पकाना, है ना? हमारे ज़माने में हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे घरों में चूने की पुताई होती थी, तो बाकायदा हमने देखा है चूने को पानी में डालते थे और उसको वो उबलता था। रात भर उसको पहले पकने के लिए छोड़ दिया जाता था, अगले दिन सुबह से पुताई होती थी। मतलब अगर पुताई करनी है तो एक दिन पहले चूना भिगो के रखना पड़ता था। यस, बिल्कुल ठीक है, पर चूंकि यह आपको सिर्फ जानकारी है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट कि क्या आपने ऐसा घर में कोई एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें आपने चेंज इन टेम्परेचर महसूस किया हो? नहीं। मैं एग्जाम्पल दूं, क्या आपने शक्कर को पानी में कभी मिलाया है? खूब, कई बार। क्या आपने टेम्परेचर में चेंज महसूस किया? नहीं। क्यों नहीं किया? करना चाहिए। मतलब आपका ऑब्जर्वेशन कमज़ोर है। ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग बनाइए, तगड़ा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है? शक्कर जब हम पानी में मिलाते हैं, घोलते हैं, तो शक्कर का घुलना पानी में एक अलग टाइप का बॉन्ड बनाता है, जो क्लास 11-12 में पढ़ाया जाएगा। वी कॉल इट एज हाइड्रोजन बॉन्ड। वो अलग कहानी है, उसके ऊपर मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा। बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड शुगर, देयर इज राइज इन टेम्परेचर। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा एक और बताता हूँ, कुछ घर में करके ही देखना। शक्कर, जो अभी शुगर का एग्जाम्पल दिया, आप करके देखना, बशर्ते इतना मौका आपको मिले कि इस टाइप का आप सिनेरियो बना सको, ठीक है? अच्छा, नहीं कर पाओगे तो मैं दूसरा बताता हूँ। अपने स्कूल के कपड़े कभी धोए आपने? अभी मैं कहना है सर वॉशिंग मशीन है घर में, वॉशिंग मशीन में बस डाल देते हैं, वो धो देती है। नहीं नहीं नहीं, आपको अपने हाथ से धोना है। धोया कभी? नहीं धोया, धोना है, ठीक है? अगर नहीं धोया है तो कम से कम मैं एक जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो करनी है आपको। आप क्या करेंगे, डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं आप लोग? लिक्विड वाला तो नहीं कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म। चलिए ठीक है, तो पाउडर वाला जो है कितना आपको डालना है, मम्मी से कहना कि आपके हाथ में दे दे, ठीक है? उसको मुट्ठी में बंद करना और उस मुट्ठी को आप पानी में डालेंगे। हाथ कहाँ डालेंगे? पानी में। और धीरे धीरे इसको ऐसे 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 मुट्ठी को डिसॉल्व करने के फॉर्म में आपको लाना है कि धीरे धीरे वो जो है डिसॉल्व होने लगे। तो वो लगभग आपके हाथ के आसपास ही डिसॉल्व होगा और आपको महसूस होगा कि वहाँ पर हीट जनरेट हो गई है। इधर पानी ऊपर के भाग में आपको पानी ठंडा महसूस होगा, जबकि हथेली में आपको पानी गर्म महसूस होगा। ये जब डिसॉल्व होगा, करके देखना। ये किया है, महसूस हुआ है, गुड। यही काम शक्कर के साथ, लेकिन शक्कर इतनी मुट्ठी भर लेके आप पानी में नहीं बुड़वा सकते ना, वो तो अपन थोड़ा बहुत लेते हैं, ऐसे ऐसे घोल लेते हैं तो पता नहीं लगता, ठीक है? फिर भी करके देखना। अगर ज़्यादा अमाउंट, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, पर कभी कभी नहीं अपन केमिकल वाले शरबत बना लेते हैं घरों में, ऑरेंज कलर के होते हैं ना, अलग अलग, नाम हम थोड़ी लूँगा, है ना? तो उसमें अपन क्या करते हैं, शक्कर खूब सारी लेते हैं,
तो पहले जो आपकी नॉर्मल पानी लेना, नॉर्मल ठंडा मटके वाला या फ्रिज का पानी मत लीजिएगा घोलने के लिए, वो डिज़ोल्व होने में दिक्कत होगी। तो आप शक्कर को जब घोल रहे हैं तो साधारण जो ड्रम का बाल्टी का पानी है वो आपने ले लिया पीने का, और उसको आप पहले महसूस करें क्या टेम्परेचर है, और फिर घोलना शुरू करें। घोलते 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 यू विल रियलाइज दैट इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व राइज इन टेम्परेचर। ओके, क्लियर? तो ये करके देखिएगा। नमक को पानी में घोल के देखिए, नमक भी ऐसे हाथ में मुट्ठी ले लो, मुट्ठी में नमक ले लो, वो भी पानी में डाल के देखो, ऐसे ऐसे घोल के देखो। नमक डिसोल्यूशन जनरली इन्वॉल्व्स राइज इन टेम्परेचर। तो सोल्यूशन जब बनते हैं तो भी राइज इन टेम्परेचर होता है। अब सोल्यूशन कैसे बनते हैं जो हमारे कोर्स में हम उनकी बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। शुगर ले लिया, उसमें एच बॉन्ड बन रहा है, वो सब नहीं बताएंगे, ठीक है? दैट इज अगेन अलग टाइप ऑफ बॉन्ड। बहुत प्रकार के बॉन्ड होते हैं, अभी तो हमने 3 ही सीखे हैं ना, कोवेलेंट, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। हमने 3 प्रकार के बॉन्ड अभी तक देखे हैं, और यही हमारे कोर्स में, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। एक और प्रकार का आएगा, लेकिन उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। आई विल नॉट टेल यू कैसे बनता है। कहिए क्या कह रहे हैं? इसी चैप्टर में क्या चीज़? नहीं नहीं, बॉन्ड तो किसी चैप्टर में नहीं है भैया, वो आएगा कहाँ? एक्सप्लेनेशन में आएगा, जब मैं एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाऊंगा, मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व तो वहीं हो रही ना भैया। आप सोचिए केमिस्ट्री में है क्या? केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये जो चैप्टर है ये तो पूरे केमिस्ट्री को कवर करता है। ये फर्स्ट चैप्टर पूरे केमिस्ट्री को कवर करता है। मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि ये चैप्टर समाप्त होने तक आपको लगेगा कि लगभग केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट है। बस वो तो नोट्स बनाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग योर नोट्स, मैं आपको बताने शुरू करूंगा। अच्छा, टाइटल दो, एसिड बेस सॉल्ट, अब लिखो मेटल नॉन मेटल, एंड दैट्स हाउ वी विल गो अहेड। ये बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, चलिए। तो हम लोग कहाँ थे? लिखिए, ये 4th कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर। इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा डिसॉल्विंग प्रोसेस। डिसॉल्विंग प्रोसेस, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अंदर ही अंदर, मतलब सब पॉइंट कहते हैं ना इसको, अंदर वाला पॉइंट लिखिए, सब टाइटल काइंड। सॉल्यूट एंटर्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉल्यूट एंटर्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एग्जाम्पल, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वहां जाने का प्रयास करता है जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले से फोर्स लगे हुए हैं, उसके बीच में जाकर के वो बैठना चाहता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। इसमें एग्जांपल लिखिए, डिसॉल्विंग शुगर या डिसॉल्व्ड शुगर। डिसॉल्विंग शुगर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी साथ में लिखना है ना। पिक्चर टाइप नहीं देखना है कि बैठे हैं आराम से पिक्चर देख रहे हैं, मूवी चल रही है थिएटर में, है ना, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ गए। चलिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, सॉल्यूट केमिकली फॉर्म बॉन्ड्स। सॉल्यूट केमिकली फॉर्म बॉन्ड विथ सॉल्वेंट। फिर से पढ़ रहा हूं, सॉल्यूट केमिकली फॉर्म बॉन्ड विथ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सबको मालूम है। सॉल्वेंट वो जिसके अंदर हम किसी चीज़ को मिलाते हैं, सॉल्यूट वो जिसको मिलाते हैं। शक्कर सॉल्यूट हो गया, सॉल्ट सॉल्यूट हो गया, डिटर्जेंट सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट कॉमन पानी, तीनों में पानी है ना। आप दूध में भी मिला सकते हैं तो दूध उस समय सॉल्वेंट हो जाएगा, पता है। एग्जाम्पल लिखिए। अब एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे हम लोग? NaCl, एरो के ऊपर लिखेंगे इन वाटर, NaCl इन वाटर। ये पानी में जाकर के आयनाइज हो जाता है और ये एक्वस फॉर्म में आयंस में स्प्लिट हो जाता है। ये केवल किताब में ही होता है, मैंने आपको बताया था, अस्तित्व में नहीं होता है ना। आयंस जो है इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये जैसे ही बनते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। सो दे आर हाईली अनस्टेबल। मतलब ये कि अगर आयन बन भी गए, सोडियम स्प्लिट हो गया, क्लोरीन स्प्लिट हो गया, तो पुनः जाके चिपक भी जाते हैं, फिर स्प्लिट होते हैं, फिर चिपक जाते हैं। दे आर सो फास्ट कि वो हैं, अस्तित्व में हैं।
जैसे आपको कभी आपने सुना होगा कि अगर इम्प्योर वाटर है, पानी में हमने कोई सॉल्ट डाल दिया, कोई एसिड डाल दिया, कोई बेस डाल दिया, तो इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट, इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये बात होती है। आई होप ये बात समझ में आ गई। इसमें कोई लंबे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता तो नहीं है। फिर से बोलो बेटा। किताब में होते हैं शब्द का अर्थ ये है कि लिखते समय अगर मैंने लिखा है Na पॉजिटिव, तो इतनी देर तक वो अपनी कॉपी में ही रहता है Na पॉजिटिव के फॉर्म में। ये लिखा है तो मैंने, दिख रहा है Na पॉजिटिव है, वो कॉपी में ही दिख रहा है। अगर अस्तित्व में आएगा तो पट से रिएक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में, ठीक है, कि ऐसे रुके हुए फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में कोई भी एलिमेंट बहुत अनस्टेबल होता है। आप एक अंदर वाली चेयर में शिफ्ट हो जाए, है ना, आप भी एक अगर अंदर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो सबके लिए सामान्य, नहीं आपको ठीक है, उसके लिए दिक्कत होगी। चलिए, तो ये एक्वस। ओके, यहाँ क्या हो रहा है कि डिसोल्यूशन इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन, डिसोल्यूशन इज इन्वॉल्विंग आयनाइजेशन। क्या समझ में आया? घुलना इज नथिंग बट गेटिंग आयोनाइज्ड। वो आयोनाइज हो रहा है इसलिए घुल रहा है, अगर आयोनाइज नहीं होगा तो घुलेगा नहीं। बात समझ में? इट विल रिमेन इन क्रिस्टल फॉर्म। ओके, तो ये बात कही जा रही कि घुल रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो अभी आपने थोड़ी देर पहले दिया था, चूने को पानी में मिलाना, है ना, वो भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिख लीजिए, चूने को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, उसका फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में आता है। स्लेक्ड लाइम क्या है, क्विक लाइम क्या है ना, ये पूछा जाएगा। नहीं, हाँ, कुछ ऐसे ही होता है। चलिए, नहीं, होल में होता होगा, बहुत कुछ होता है। OH होल ट्वाइस सही है, गलत नहीं कह रहा हूँ, बट क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, कौन सा क्या है? बात समझ में, सवाल क्या है ना? हाँ, फॉर्मूले में अंतर है। अगर मैं आपको लिख के दूं CaO होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है ना, तो किसको क्या कहते हैं? ये CaO क्विक लाइम, करेक्ट। और ये है बुझा हुआ चूना, रेडी। ठीक है, ये है स्लेक्ड लाइम। और इनको आपको कैसे लिखना है? CaO प्लस H2O। बोलो बेटा। स्लेक्ड, SLAKED। ठीक है, ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ये वो चूना है जो कच्चा होता है। आप अगर दिवाली के आसपास देखेंगे तो मार्केट में वो ऐसे नीचे जो बैठ के जो क्या बोलते हैं उनको, लोकल हॉकर्स कह लें अपन, है ना, हाँ, नीचे बैठ के जो बेचते हैं ना, वैसे ढीक बना लेते हैं, लैया रहते हैं, बतासे रहते हैं, तो ऐसे कभी कुछ लोग चूना लेके भी बैठते हैं, ऐसे पत्थर जैसा होगा, तो वो चूना लेके बैठते हैं। वो चूना है, उस चूने को आप पानी में डालेंगे तो वो उबलेगा और बना लेगा क्या? CaOH होल ट्वाइस। तो इट इवॉल्व्स हीट। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो प्लस हीट। ठीक है, ओके। तो किसको क्या कहते हैं? ये एग्जाम में आता है, क्विक लाइम। फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम MCQ में आ जाएगा। क्विक लाइम इज, 4 ऑप्शन देंगे, आप परेशान, सारे कैल्शियम के कंपाउंड है, कौन सा वाला है ना? तो उसमें आपको यू नीड टू बी रेडी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही, करेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बात है, बिल्कुल सही, राइट। मैंने जो आपको यहाँ पर नाम लिख के दिए, क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम, दीज आर कॉमन नेम। इनको क्या कहते हैं? कॉमन नेम। और जो आपने बताया, इनको केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम्स कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्लास 9th में था, इसलिए मैंने उस पर चर्चा नहीं की, बट हाँ, इट्स गुड टू रिवाइज। तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रो ऑक्साइड, OH जब भी आ जाए, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चूंकि वैलेंसी 2 है कैल्शियम की, तो हाइड्रोक्साइड के 2 आ गए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए Ca और O दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, है ना। चलिए, अब इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे 2 क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला टाइटल दीजिए ए करके, ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? इवॉल्व्स हीट। अब शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर चर्चा बहुत पहले एक बार हो गई थी, ठीक है। शॉर्ट में लिखिए इवॉल्व्स हीट। इवॉल्व्स मतलब उत्सर्जित करना, निकालना, हीट एनर्जी को बाहर निकालना, है ना। इवॉल्व्स हीट। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक बहुत सिंपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 गिव्स CO2, और C के नीचे क्या लिख दे, कोल या कोक या कार्बन या चारकोल, कुछ भी, ठीक है, जो चाहो। कोल लिख लो, चारकोल लिख लो, कोक लिख लो, COKE, कोक लिख लो, है ना। कार्बन लिख लो, चाहे जो लिख लो, है ना। ये अगर आप कागज भी लेते हैं कोई, ठीक है, मान लो कोई कागज है, तो कागज क्या है? कार्बन का प्रकार है, कार्बन है। आपके और हमारे बॉडी में भी ढेर सारा कार्बन है, ठीक है, हमारे बॉडी में भी कार्बन है बहुत, ओके। ये कभी पता था आपको कि आपके बॉडी में कार्बन है? कभी नहीं। 6th क्लास पास हो गए ना अपन। क्लास 6th के हिस्ट्री में आप लोगों को कार्बन 14 डेटिंग आया था, याद है? भूल गए? जब आप फॉसिल्स की स्टडी करते थे कि ये फॉसिल कितना पुराना है, सो दैट स्टडी इन्वॉल्व्स कार्बन 14 डेटिंग, ऐसा लिखा हुआ था एक जगह 6th क्लास में, पर आपने पूछा नहीं। हाँ होगा डेफिनेटली, पर उसका इंट्रोडक्शन 6th में हो जाता है हिस्ट्री में। कार्बन 14 डेटिंग ये कहाँ से होती है? जो फॉसिल्स होते हैं, इवन हमारी जो हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं, जो निकलती हैं कभी, है ना, डायनासोर की हड्डी निकल आई, दांत निकल आए, तो उन लोग क्या करते हैं, फिर उसका कार्बन 14 आइसोटोप होता है, उसकी स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है, उस हिसाब से पता लगता है कि वो कितना पुराना होगा, उसकी एज क्या होगी। समझ गए? एक प्रॉपर डेटिंग है, इसका डिटेल आप लोगों को क्लास 12th में आएगा केमिस्ट्री में, कि ये डेटिंग कैसे नापी जाती है। इसका प्रॉपर न्यूमेरिकल है, हाफ लाइफ के नाम से, ठीक है। तो वो पढ़ाया जाएगा आपको, 12th में आएगा। बट जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो अपने बॉडी में से भी रेडिएशन निकलते रहते हैं, और वो कहाँ से निकलते हैं? मरने के बाद। जिंदा है तब तक कोई रेडिएशन नहीं है कि कार्बन 14 निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वो जैसे ही अपन खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म, जैसे ही मरे कोई रेडिएशन चालू, मरने के बाद की प्रोसेस है वो, ठीक है। हमारे हड्डियों में से रेडिएशंस निकलते रहती है। अब हड्डी में भी कार्बन के साथ, मतलब कैल्शियम के साथ कार्बन भी चिपका रहता है, उसमें भी, है ना, इवॉल्व होते रहता है। कार्बन हमारे बॉडी में कहाँ से आया? ये इंट्रोडक्शन है टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4। कार्बन हमारी बॉडी में कहाँ से आया? हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब कार्बन कंटेंट है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर आर ऑल कंपोज्ड ऑफ कार्बन। नहीं समझे? जितनी ऑर्गेनिक चीजें हैं, आप सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल पीते हैं, है ना, रोटी खाते हैं, रोटी मतलब गेहूं पकड़ लूँ मैं, मोटा मोटा हिसाब, मोटा अनाज हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब में क्या है? कार्बन है। एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन। भाई व्हाई इट इज सेड दैट कार्बन इज इन अबंडेंट? लास्ट ईयर आप लोगों को लिखवाया गया था, व्हाट इज एटॉमिक? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है बताया गया था? हैं? क्या बताया था? कार्बन की डेफिनेशन थी उसमें कुछ? हाँ हाँ हाँ, क्या था वो? वेट ऑफ 1/12 ऑफ दैट ऑफ कार्बन आइसोटोप C12। तो C12, वाई C इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड? हम लोग हाइड्रोजन को भी तो रेफरेंस ले सकते थे ना, यस नो? ले सकते थे बट लिया नहीं, है ना। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कार्बन इज इन अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि लाइट गोल हो गई है तो हम क्लास को अब ओवर करेंगे, ठीक है।
एक्सोथर्मिक के बाद अगला टाइटल आता है एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक में डेफिनेशन में आप सिर्फ लिख लेंगे इट रिक्वायर्स हीट टू कंप्लीट द रिएक्शन, रिक्वायर्स हीट टू कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, चलिए, और यहां पर आज हम क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स, नहीं करेंगे क्योंकि लाइट आ गई। लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोगों ने देख ली, एंडोथर्मिक भी देख ली। एंडोथर्मिक भी क्या होता है? इट रिक्वायर्स हीट एनर्जी। हाँ बोलिए। एक्सोथर्मिक इवॉल्व्स हीट, रिएक्शंस विच इवॉल्व्स हीट। अब देखो, शब्दों से, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से यू शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट सम सेंटेंसेस। एक सेंटेंस बनाते आपसे बनना चाहिए कि एक्सोथर्मिक में होता क्या है, इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, ये आपको पता है, इट इवॉल्व्स हीट। तो बस अब उस पॉइंट को लेकर के आपको पूरा वाक्य लिख देना है कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ कर पाओगे? नहीं कि लिखवा दूं ऐसे, लिखवा दें, लिख लो। और जो बच्चे चाहते हैं लिखना है तो भैया अभी जो मैंने बोला पॉज करो, बैक करो, 10-12 सेकेंड हो, देख लो। है ना? तो चलिए, कहाँ थे हम लोग? क्या बोल रहा था मैं? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक ठीक है, चलिए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गई। एंडोथर्मिक में आपने डेफिनेशन लिख ली है ना, रिएक्शंस इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक इन नेचर। एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, एग्जाम्पल तो ठीक है, इसके साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रहा हूँ। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है हम उसे समझेंगे कि फॉर्मेशन और ब्रेक ऑफ बॉन्ड में एनर्जी इन्वॉल्व क्यों होती है, वहाँ पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन, गुड टू नो। तो आप एक अलग से टाइटल दे सकते हैं, नोट करके डाल लीजिए, बॉन्ड एनर्जी। एंडोथर्मिक का कोई भी एग्जांपल विच इज इन्वॉल्विंग हीट एनर्जी, आप जिसमें हीट को डालते हैं उसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? जब भी देखो, किसी चीज को समझाना, कभी कभी जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कि आप सीधा सीधा तो प्रूव नहीं कर पा रहे इरेशनल नंबर, तो आपने कॉन्ट्रडिक्शन कर लिया। बॉन्ड एनर्जी को भी ऐसे उल्टा समझाया जाता है। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अभी लिखना नहीं, पूरा नहीं है, फट से लिखने लगते हो, रुक जाओ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। जैसे मान लो दो लोगों की दोस्ती है, कितनी अच्छी दोस्ती है देखना है तो उनके बीच फूट डाल के देखो। हाँ, फूट डाल के देखो, फूट डालते हैं ना अपन, नहीं समझे? उनकी दोस्ती में कीड़ा डाल देना है ना, दरार। देखो उर्दू बनती है अपने को, है ना, फूट डाल देना बोले तो नहीं समझ में आया। हिंदी देख लो, हिंदी की कितनी मतलब है ना, गर्त में जा रही है भारतीय हिंदी। ओके, नहीं भैया, हिंदी वाक्य भी मतलब शब्दों का भी भंडार होना चाहिए ना, शब्दकोश अच्छा बनाइए। गर्त, कौन सा शब्द आपने पहले? फूट डाल। अरे इतना फेमस है, फूट डालो शासन करो, ये तो अंग्रेजों का सिद्धांत रहा है। डिवाइड एंड रूल को क्या बोलते हैं? फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों ने यही तो किया भारत में। तो ये बहुत फेमस शब्द है, फूट डालो शासन करो, है ना, वो वाक्य वहीं पर आता है। तो दोस्तों में अगर आपको दरार डालकर देख लो कि उनकी दोस्ती कितनी पक्की है। अब आप सोचो, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच में शूर्पणखा आ गई, बोले इनके बीच दरार डालते हैं, कर पाई क्या? नहीं, है ना। तो ये बॉन्ड बताता है कि नहीं,
इतना कमजोर नहीं है बॉन्ड। बात समझ में है ना? दोस्तों के बीच में जरा सा कुछ आप डाल दो फूट और पट से टूट जाते हैं, है ना? मान लो कि दो बच्चों के बीच में दोस्ती है, एक को बता दें अरे वो तुम्हारी बुराई कर रहा था यार, ऐसा ऐसा बोला, क्या बात कर रहा है, हाँ सच्ची, और 4 लोग सामने बेइज्जती कर दी, ले अरे कहाँ बता दो, हो गई दोस्ती खत्म। कितनी एनर्जी है, बॉन्ड कितना मजबूत है, कुछ नहीं है। तो हवा वाला बॉन्ड था आपका, है ना? और दूसरा दोस्ती जिसको कहते हैं कि कोई आके आपसे कहे अब वो तेरे गाली दे रहे थे यार 4 लोग सामने, अरे हके यार छोड़, वो गाली देगा तो तू देगा भाई, सीधा पलट के ले, ऐसी कहते तू दे के तो देख वो दे रहा है अच्छी बात है, चल मेरा दोस्त है। बात समझ में? ये मजबूती हो गई। ये बता रहा है कि इतने में तो काम नहीं हो रहा, अब और ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ गए? है ना? किसी दिन आपका टिफिन चुरा के भग गए, बोले अरे यार वो लेके भगा था, फिर आप क्या यार तूने टिफिन लेके भगा, नहीं मैं कहा नहीं, अबे झूठ बोलता है, ले एक टिफिन से फूट गए, मतलब कुछ भी यार, नहीं दिमाग में चला आप ज़्यादा, कैसे फोड़ोगे, है ना? ओके, तो ये तो बात बता रहा हूँ। तो बॉन्ड एनर्जी कैसे नापी जाती? अब होता क्या है कि एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, पानी को हमें गर्म करना है, मान लो पानी उबाल रहे हैं अपन, 1 कप पानी लिया, उसको उबाल रहे हैं। जैसे ही आप एनर्जी देते हैं, आपने लाइटर से गैस को ऑन किया, गैस जलना चालू हो गई, बर्तन गर्म हो रहा है, इमीडिएटली बर्तन धीरे धीरे क्या करेगा, हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा पानी में, और पानी को भी गर्म होना शुरू हो जाना चाहिए, और होता है। लेकिन क्या पूरा पानी एक ही टेम्परेचर का होता है? नहीं। अगर आपने गैस ऑन किया, कुछ सेकंड रुक के आपने गैस ऑफ कर दिया, क्या होगा? ऊपर का पानी थोड़ा गर्म महसूस होगा, नीचे का ठंडा ही रहेगा। अगर आपने थोड़ा और समय दिया, नहीं तो ऊपर का ठंडा रहेगा, नीचे का गर्म मिलेगा आपको, ये इनिशियल फेज में। लेकिन ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे नीचे का पानी गर्म होगा, बाय कन्वेक्शन क्या होगा, वो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यस, और ये साइकिल चलेगी जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। बचपन में पढ़ा होगा कभी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, राइट? तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, आपने जितनी अमाउंट ऑफ हीट दी और गैस को ऑफ किया, मान लो 10 सेकेंड आपने एनर्जी दी, क्या सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ उतनी एनर्जी पूरी की पूरी मिल गई? फिर से पूछता हूं, आपने गैस को ऑन किया, 10 सेकेंड चलाया और गैस ऑफ कर दिया, आग बुझ गई। जितने भी मॉलिक्यूल्स उस बर्तन में आपने पानी के रूप में डाले थे, क्या सबका एक सा टेम्परेचर रहेगा या टेम्परेचर अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। जो पानी के पार्टिकल्स बर्तन के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, तल से चिपके हुए, वो जल्दी गर्म होंगे और ज्यादा गर्म होंगे। दे विल एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ हीट एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स विच वर अबव देम, एज कंपेयर टू द पार्टिकल विच वर अगेन फर्दर अबव देम, एंड अल्टीमेटली जो सबसे ऊपर था वो तो सबसे ठंडा होगा, या हो सकता है उसके उस तक गर्मी पहुंची ही नहीं। ये बात एग्री करते हैं आप? ठीक, आपका कोई सवाल था, बोलिए। अगर गैस को तेज फ्लेम करनी हो, कितना भी करिए आप, अगर कुछ समय के लिए करके आपने बंद कर दिया है, तो देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। एक सा टेम्परेचर सबको, सारे पार्टिकल्स को एक सा नहीं मिल सकता, ये होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और इसीलिए केमिस्ट्री में हम कुछ डेफिनेशंस बताते समय आपको और स्पेसिफिकेशन देंगे। जैसे अभी मैंने आपसे कहा, आप लिख रहे थे, मैंने कहा रुक जाओ, क्यों लिख रहे हो, अब लिखो, अब लिखो, और क्या डिफरेंस आया वो समझिए, लिखिए। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सॉरी, हाँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखो, हीट काय को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the bond of, to break the bond of 1 mole of compound, MOLE, 1 mole of compound। फिर से बोल रहा हूँ, the amount of energy required to break the bond of 1 mole of compound is called its bond energy। हाँ, फिर से बोले। गुड क्वेश्चन।
इसका मतलब क्लास 9th अपन ने ध्यान नहीं दिया। मोल कंसेप्ट क्लास 9th का चैप्टर है बेटा, का टॉपिक है मोल कंसेप्ट। एवोगैड्रो नंबर याद है? एवोगैड्रो नंबर याद है? 9th में पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर। अरे यार कैसे करते हो? अरे यार मोल कंसेप्ट पढ़ाया गया ना, 9th में नहीं पढ़ा? ओके, हमने क्लास में तो पढ़ाया था लास्ट ईयर। आप लोग न्यू स्टूडेंट है तो शायद नहीं जानते होंगे, पर ये चीज़ें आती हैं। मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम अमाउंट की बात करते हैं, कितनी संख्या है, ठीक है। तो एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने क्या किया, इतने सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा किया। अब कैसे किया, क्या किया, उस पर अभी नहीं जाना है, पर इतने सारे पार्टिकल्स को जब इकट्ठा किया और उनका वजन नापा, वेट, देन ही कंक्लूडेड कि अगर जैसे हाइड्रोजन को मैं कहता हूँ, एक अकेला हाइड्रोजन, इसकी यूनिट क्या होती है, कितना मास है इसका, 1U। अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लूँ H2 तो ये कितनी होती है, 2U। ये बात समझ में आ गई है ना, बड़ी बात है, ठीक है। हीलियम कितना होगा, 4U, राइट। कार्बन कितना होता है, 12U, यस। तो उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इकट्ठा किया। अब हाइड्रोजन छोटा है, हीलियम उससे बड़ा है, राइट, कार्बन उससे और बड़ा है, एज एन एटम वो उससे बड़ा है। ये बात समझ में आ रही? मतलब अगर एक मटर का दाना है तो दूसरा नींबू है, एक आंवला है, एक तरबूज है, एक खरबूज है, एक कुमड़ा है। कुमड़ा मतलब कद्दू, पंपकिन इंग्लिश में, है ना। तो एक एक पार्टिकल है, एक को नाम दे दिया अपन ने हाइड्रोजन, एक को दे दिया हीलियम, एक को दे दिया कार्बन, एक को रख दिया सोडियम, एक को रख दिया पोटेशियम, एक को रख दिया नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? तो हर एक का वजन ज़्यादा है, बढ़ते जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया, एवोगैड्रो ने, उन्होंने एक एक पार्टिकल को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्होंने ये देखा कि जब हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एटम है, नीचे मॉलिक्यूल है, दोनों में फर्क है। एक को कहते हैं, आई होप ये बैंड बाजा माइक में कवर नहीं हो रहा, हाइड्रोजन एटम, प्लीज प्लीज, थैंक यू, थोड़ा कम हुआ है ना, खिड़की खुली है ना, मैं जोर से बोलूँ है ना, हाँ बात तो बनी है, माइक मेरे पास में है तो जोर से बोलूँगा। हाइड्रोजन एटम कितने इकट्ठा किए, 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। ये कितने होते हैं, हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 6023, 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, बस, ज़्यादा नहीं। इतने पार्टिकल्स अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए, किसके, हाइड्रोजन एटम के, तो वो कहलाएगा 1 मोल। तो वो कितना कहलाएगा, 1 मोल। और इसका मास कितना होगा, 1 ग्राम। इसका मास कितना होगा, 2 ग्राम। इसका होगा 4 ग्राम और इसका कितना होगा, 12 ग्राम। बात समझ में आ रही है? तो एवोगैड्रो नंबर इज वेरी ग्रेट नंबर विच वॉज गिवन बाय एवोगैड्रो। कुछ लोग एवोगाद्रो वगैरह भी कह लेते हैं, प्रॉपर नाम है, कैसे भी प्रोनाउंस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो साइंटिस्टों के नाम, अपन भारत में रहते हैं, भारत में हम लोग राम कहते हैं और पगले लोग रामा कहते हैं। तो ठीक है भैया, तुमको जैसे प्रोनाउंस कर रहा है करो, पर करो तो रामा ही कह लो, राम ना कहो, है ना। अपन कहते हैं वेद, दे कॉल इट वेदा। हम कहते हैं योग, दे कॉल इट योगा। इट्स नॉट योगा, इट्स योग। हम क्या करते हैं, सुबह उठ के योग करते हैं। अपन भी अंग्रेज की औलाद बने जा रहे हैं, आई एम डूइंग योगा। अरे आई एम डूइंग योग, इतना तो बोलो, है ना, आई एम डूइंग योग। योग का अर्थ क्या होता है मालूम है किसी को, योग? अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा वीडियो देख रहा है तो तुरंत बता देगा योग का अर्थ क्या होता है।
हिंदी में योग का अर्थ होता है एडिशन प्लस। हम लोग जब योग करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वी गेट एडेड आवरसेल्फ टू। बोले सर नहीं, हो तो अलग होता है, योग में तो हम बिल्कुल कन्फाइन हो जाते हैं, एक पॉइंट की तरफ ध्यान से बैठ जाते हैं, उसको है ना, उसको योग कहते हैं। नहीं, व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। योग का मतलब है अवेयरनेस। आप अपने एनवायरनमेंट से जुड़ जाते हैं, आंखें बिना खोले आपको पता है आजू बाजू क्या हो रहा है। समझे नहीं समझे, उसको योग कहते हैं। तो योग मतलब क्या है, जुड़ना। योग मतलब अपने एनवायरनमेंट से परिचित होना, अपने एनवायरनमेंट को जानना। कई बार कई चीज़ें होती हैं हमें अनुभूति ही नहीं होती कि ऐसा सब हो रहा है। आई बात समझ में? तो योग क्या है, योग जुड़ना है। हम प्रकृति से जुड़ते हैं, और जितना हम प्रकृति से जुड़ते हैं हम परमेश्वर के उतने नज़दीक हो जाते हैं, उतने पास हो जाते हैं, है ना? समझे? आत्मा और परमात्मा की बातें शुरू होगी, प्रवचन चालू हो जाएगा। कल से दक्षिणा डाल देना, ठीक है? ओके, QR कोड वगैरह सब लगा दूंगा मैं, कल से दक्षिणा दे देना। चलो, तो ओके, ये बात समझ में आ गई। अब एवोगैड्रो नंबर समझ में आया। 1 मोल क्या है समझ में आया? ये मोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोल मतलब नंबर, संख्या की बात हो रही है। दे आर जनरली डीलिंग विथ नंबर, संख्या। समझ गए? ये कंसेप्ट है, संख्याओं का कंसेप्ट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये अभी नहीं सीखा है तो 11th में तो हालत खराब होने वाली है, अगर 9th में नहीं सीखा तो जब मैं 9th का वीडियो बनाऊंगा और उसमें मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, कोर्स में है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं तो पढ़ाऊंगा। तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है? मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, और बाकी बच्चे जो हैं वो जो चैनल से जुड़े हैं वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, बढ़िया है, कोई बात नहीं। अभी 9th में भी हम पढ़ाएंगे तो और डिटेल में समझा देंगे, ठीक है? चलिए, तो हम वापस जाते हैं अपनी इधर बॉन्ड एनर्जी। तो 1 मोल ऑफ, व्हाई वी आर सेइंग 1 मोल, क्योंकि वी वांट एवरेज एनर्जी। हम लोग एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? बात समझ में आई? जैसे अगर मान लीजिए 50 दोस्तों को आप बुलाते हैं और आपको पार्टी करनी है, ठीक है? मोटा मोटा हिसाब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अपने को समोसा बांटना है, ठीक है? आपकी बर्थडे पार्टी है, आप समोसा और एक रसगुल्ला खिलाते हैं, चलो, पर रसगुल्ला इस फाइनल की एक ही खिलाएंगे, उसमें महंगा पड़ जाता है। एक रसगुल्ला और 2 समोसे, ठीक है? अच्छा, ऑन एन एवरेज आपको लगता है 2 समोसे अगर मैं मंगाऊँ तो चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों? अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर मान लो लड़कियां भी साथ में आ रही हैं तो हो सकता है कोई लड़की कहे कि नहीं मुझे तो एक ही समोसा चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस, मैं एक ही समोसा खाऊंगी। तो लड़कों की भुक्कड़ों की कमी थोड़ी है अपने पास। लड़के तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कौन अपना समोसा बाजू करे और हम अटैक मारे। यस नो? तो ऑन एन एवरेज 2-2 समोसे सबको चलेंगे। तो 50 लोगों में, तो अभी मैंने क्या कहा, 50 लोगों में 100 समोसे चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि पर प्लेट हम 2 समोसे देंगे। अगर 100 समोसे रखे जाए तो 50 लोगों का आराम से नाश्ता हो जाएगा। तो ये एवरेज किया ना अपन ने, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं बोला। अब अगर आप कहेंगे नहीं संदीप सर को बुलाना है और समोसा पार्टी करनी है तो आपको 6 समोसे मंगवाने पड़ेंगे और रसगुल्ले कम से कम 6-7 मंगवाने पड़ेंगे, तब तो संदीप सर का नाश्ता होगा। बात समझ में आ गई? देखो जल्दी आ गए तुम लोग, हम मुंडी नहीं ला रहे और बहुत सड़ियल लोग हो, हैं? दिलदार बनो। कल परसों ही बोला ना, मेटल्स आर, है ना, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते, फटाक से इजेक्ट करते हैं। तुम लोग तो इमेजिनेशन में हाँ नहीं बोल पा रहे। बताओ यार, है? बताओ, इस बार लड़कियों ने बाजी मारी, उसने पट से हाँ बोल दिया, यस सर बिल्कुल 6 समोसे खाओ। पता है उसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। ओके, चलिए ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी समझ में आई, ठीक है? कौन कितना बढ़िया मजबूत बॉन्ड बनाता है। अब क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हीट एनर्जी, अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें हीट एनर्जी देनी होगी, तब तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि उसमें पहले से बॉन्ड बना हुआ है। तो दे हैव बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। अब समझ में आया? शक्कर को अगर हम घोल रहे हैं और वहाँ पर ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है, आप कहेंगे नहीं सर शुगर तो शुगर होती है। अरे क्लास 11 में पढ़ा देंगे, काहे परेशान हो रहे हो? उसमें एच बॉन्ड बनता है, एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसलिए वहाँ पर ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आएंगे, इन्वॉल्व होंगे। नमक को पानी में घोलते हैं, नमक स्प्लिट हो जाता है, वो तो आपने अभी सीखा है कि वो आयोनाइज हो जाता है सोडियम एंड कैल्शियम क्लोरीन में। नमक की बात कर रहा हूँ, कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है? सोडियम क्लोराइड तो पानी में जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉन्ड, सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, राइट? तो यहाँ क्या होगा? हीट इज इन्वॉल्व, हीट का एक्सचेंज हो रहा है,
और इसीलिए यहाँ पर ये टॉपिक समझाया गया कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े चलिए। अब एक्सोथर्मिक में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, एक और अपन लिख लें। हालांकि ये मैं आगे मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आयरन की। ये पहली क्लास में किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि आयरन ले लेते हैं तो क्या होगा, है ना? तो अब हम उसको समझाएंगे कि क्या हो रहा है। आयरन को लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर हो गया Fe2O3, दिस इज कॉल्ड एज रस्ट। ये रस्ट है, ठीक है। और वैसे आप कहेंगे तो आयरन ऑक्साइड, हाँ ऑफ कोर्स, रस्ट तो कॉमन नेम है, ठीक है। तो यस, दिस इज रस्टिंग। अब रस्ट क्यों लिखवाया? तो रस्ट होते समय या कभी भी कोई मेटल का ऑक्साइड अगर फॉर्मेशन हो रहा है, दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंबशन, दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंबशन, एंड दिस इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। ऐसा कंबशन नहीं हो रहा है कि आप लोहे का तवा ले लो, उसमें पानी डालो, वो धीरे धीरे क्या होगा, हवा की प्रेजेंस में रस्ट होगा, उसमें से हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रोटी सिक जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जंग लगना ये बहुत स्लो प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ मेटल इज वेरी स्लो प्रोसेस। हाँ, सोडियम को मत बोलना सोडियम इतनी जल्दी रस्ट होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, वी डोंट कॉल इट एज रस्ट। ऑक्सीडेशन उसका इतना फास्ट होता है कि उसमें बकायदा आग जलती हुई दिखाई देती है। तो हम सोडियम की बात नहीं कर रहे, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप वापस हम रेफर करें अपने पीरियोडिक टेबल को, तो यहाँ पर अब जो एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अब ये जो 10 वाले हैं, पहले 2 को छोड़ दीजिए, बीच के जो 10 वाले हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें आयरन आएगा, मैक्सिमम मेटल्स जो हम अपने जीवन में यूज करते हैं वो सारे उसी में आ जाएंगे। आप कहें कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज, यू नो कॉइनेज, हैव यू स्टडीड हिस्ट्री? कॉइनेज, कॉपर है ना, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो है दे कम अंडर कॉइनेज, ठीक है। तो कॉइनेज मेटल्स वगैरह ये सारे जो एलिमेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं, दे ऑल आर वेरी स्लोली ऑक्सीडाइज्ड एंड हाँ TC, वेरी गुड वेरी गुड, TC, हाँ बोलिए। अच्छा, मुझे लगा आप आंसर दे रहे हैं, सर मुझे सुनाई दिया। अच्छा, अब TC जो एलिमेंट है, इसको अच्छा नाम है, मैं गूगल कर लेता हूँ, मैं भूल गया, ऐसे होता नहीं है जनरली पर हो भी जाता है। किसी को याद है क्लास में TC? टाइटेनियम वगैरह कुछ कहते हैं, हाँ? and it is technetium TC, ठीक है, टेक्नेटियम ज़्यादा यूज में आता नहीं है तो हम भी भूल गए कौन सा? हाँ, देखिए जो रेड में है, जो एलिमेंट्स के नाम आप बिल्कुल लास्ट में देख रहे हैं, नहीं सेंटर में कहाँ दिख रहा है? अच्छा, वो TC भी, अच्छा इसीलिए लाल चमकता हुआ दिखाई देगा आपको। ओके, उनके कलर के कुछ ना कुछ रेफरेंसेस हैं, है ना। जैसे ब्लू वाले जो हैं, दे आर जनरली इन लिक्विड फॉर्म, रेड आर इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। कुछ हैं जो बहुत रेयरली फाउंड हैं, दे आर नॉट वेरी ऑफनली ऑब्टेन्ड, दे आर मैन मेड, ऐसे अलग अलग उसमें कैटेगरीज हैं कलर के हिसाब से, ठीक है। तो उसको आप एक बार फोटो खींच के ले जाएं, बढ़िया से उसको देखें, समझें, या उसका एक फ़ोटो मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो आप लोग बढ़िया से उसकी स्टडी कर लें, ठीक है। तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है। जब मैंने ख़रीदा था 10 रुपये का मिला था, वो जहाँ कैलेंडर और ABCD वाले जो चार्ट मिलते हैं ना अपने चौक में, मार्केट में, मालवीय चौक, तो वहाँ आपको ऐसे घूमते हुए लोग मिल जाएंगे, उनसे पूछ लेना, ठीक है। तो आपको एक पीरियोडिक टेबल बोल के तो बढ़िया कलर वाला मिल जाएगा, आपको बड़ा मिलेगा तो उसमें इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। आप गूगल से अगर डाउनलोड करते हैं तो मिलेगा उसमें भी, लेकिन वो आप प्रिंट करेंगे बहुत सा प्रिंट आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपसे पढ़ते नहीं बनेगा। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं बड़े वाले, तो आप 10-15 रुपये, आप अब 20 रुपये का आता होगा और क्या, इतना बड़ा। ये एक्चुअली फ्रेम्ड है, मतलब वो थर्मोकोल मैंने चिपकाया उसमें, पीछे जो बैकग्राउंड वो थर्मोकोल मैंने चिपकाया, वो कागज़ था कैलेंडर टाइप का,
तो ऐसा एक ले लें आप लोग भी और उसको घर में लगा कर रखें, ठीक है। चलिए, तो आज यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं। सो टेक्नेटियम से अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं क्लास को। और आज हम लोगों ने जो कवर किया, इसमें हम लोगों ने बेसिकली वी कवर्ड एक्सचेंज ऑफ हीट, या है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट। अब ये एक्सोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है। अगले कैरेक्टर के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और यहाँ पर आज हम क्लोज कर रहे हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ अगली क्लास में फिर जुड़ेंगे, जब मैं आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। जिनको चाहिए वो नोट करके रख सकते हैं कि इस टॉपिक को अब हम अगली क्लास में कवर करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी बताई, इसी प्रकार से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जनरल चर्चा, इट्स नॉट अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो ठीक है, ये एक एडिशनल टॉपिक है, वो हम लोग कवर करेंगे। तो आज यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। और जिन बच्चों को वीडियो देखते समय कोई डाउट आए, उनसे निवेदन है, उनसे अनुरोध है कि वो कृपया अपने डाउट अपने दिमाग में ना रखें, वो कीड़ा बन जाएगा, है ना, और कीड़ा घुन की तरह आपके दिमाग को खा जाएगा। तो बेहतर है आप उसे कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाएँ कि आपको क्या डाउट है, सो दैट वी कैन आंसर योर डाउट्स एंड योर क्वायरीज। चलिए, इसी बात पर आज यहाँ पर हम क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स। खूब मेहनत करें।